हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से महिला उपन्यासकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और हमने दो वीडियोस महिला उपन्यासकार से संबंधित किए हैं और उन सभी उपन्यासकारों को देखा है जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमने पिछले वीडियो में मन्नू भंडारी से प्रारंभ किया था और मृदुला गर्ग के उपन्यासों तक हमने प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम चंद्रकांता से प्रारंभ कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही इस टॉपिक को कंप्लीट करें ताकि हमारा कहानी वाला जो टॉपिक है वो प्रारंभ हो सके। ठीक है, तो देखते हैं आज हम कितने रचनाकारों को कवर कर पाएंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। तो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चंद्रकांता से। चंद्रकांता का जन्मवर्ष है 1938। इनके कुछ उपन्यास है जैसे अर्थांतर है 1981 प्रकाशन वर्ष, अंतिम साक्ष्य 1981 प्रकाशन वर्ष, बाकी सब खैरियत है 1983 प्रकाशन वर्ष, ऐलान गली जिंदा है 1984 प्रकाशन वर्ष, यहाँ वितस्ता बहती है 1992 प्रकाशन वर्ष, अपने अपने कोणार्क 1995 प्रकाशन वर्ष, कथा सतीसर 2001 प्रकाशन वर्ष, समय अशुभेलागाम 2022 प्रकाशन वर्ष। चंद्रकांता ने अपने उपन्यासों में आधुनिक मध्यवर्गीय परिवारों के विघटन तथा पारंपरिक मूल्यों एवं नई मानसिकता के बीच उभरने वाले अंतर्विरोधों का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। तो इनके उपन्यास जो हैं वो मध्य वर्ग की मानसिकता को उजागर करती हैं। इनके उपन्यासों से संबंधित पहला प्रश्न है, चंद्रकांता के किस उपन्यास में कश्मीर की एक ऐसी गली का चित्रण है जहाँ आज भी पुरानी मान्यताएं और दुख दर्द विद्यमान है? सही उत्तर क्या होगा? ऐलान गली जिंदा है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। ऐलान गली जिंदा है में लेखिका ने कश्मीर की एक गली के जीवन को चित्रित किया है। आज भी इस गली के जीवन में प्रकाश की किसी रेखा के दर्शन नहीं होते। सदियों पुरानी मान्यताएं, सड़े गले विश्वास, कचरा, दुख दर्द, सीलन और कीचड़ विद्यमान है। नई पीढ़ी के लड़के बदलाव लाना चाहते हैं, अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं, इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं किंतु कुछ खास नहीं कर पाते हैं। पूरे उपन्यास में पीढ़ियों का अंतर्विरोध और द्वंद्व देखा जा सकता है। अनुषंगिक रूप से स्वातंत्रोत्तर कश्मीर के कुछ और भी मुद्दे उठाए गए हैं किंतु वे उभर नहीं पाए हैं। बाद के दो उपन्यासों यहाँ वितस्ता बहती है और कथा सतीसर में भी लेखिका ने कश्मीर को ही केंद्र में रखा है। अगला प्रश्न है, कथा सतीसर उपन्यास में किस ऐतिहासिक शासक का उल्लेख है जिसने विस्थापित कश्मीरी पंडितों को आबाद किया था? ऑप्शन है सुल्तान जैनुल आबदीन, दूसरा है राजनाथ कौल, ऑप्शन सी है सिद्धार्थ, ऑप्शन डी है कार्तिकेय। सही उत्तर होगा सुल्तान जैनुल आबदीन यानी बादशाह। अगला प्रश्न है, कथा सतीसर के अंतिम दृश्य में अस्पताल में गूंजती बच्ची की आवाज़ किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा आतंकवाद के विरुद्ध उम्मीदों और स्वप्नों के जिंदा रहने का प्रतीक है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कथा सतीसर की मूल कथा तो 1931 से 2000 ईस्वी की कालावधि तक सीमित है किंतु अपने पूरे विस्तार में यह उपन्यास कश्मीर को उसके समस्त पौराणिक ऐतिहासिक संदर्भ में उपस्थित करता है। लेखिका के अनुसार इतिहास के हर दौर में यह प्रदेश राक्षसी उत्पीड़न का शिकार रहा है किंतु यहाँ की जनता मिलजुल कर रहना जानती है। ईसा की 15वीं सदी में सुल्तान जैनुल आबदीन, जिसे प्यार से बादशाह कहा जाता था, ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों को आदरपूर्वक बुलाकर फिर से आबाद किया था। कश्मीर की जनता को आज ऐसे ही किसी बादशाह की प्रतीक्षा है। उपन्यास में पिछले 10 वर्षों से आतंक की छाया में घुटते हुए कश्मीर का बड़ा ही प्रामाणिक और सजीव चित्रण किया गया है। उपन्यास के अंतिम दृश्य में आशा की झलक दिखाई गई है। आतंक के इस दौर में भी डॉक्टर कार्तिकेय और उनकी पत्नी डॉक्टर काव्या दोनों कश्मीर में बने रहकर एक चैरिटेबल अस्पताल चलाते हैं। आतंकवादियों के बलात्कार की शिकार यूसुफ की लड़की विक्षिप्त हो चुकी है, उसे गर्व है। डॉक्टर कात्या मेजर ऑपरेशन करके माँ और बच्ची दोनों को बचा लेती है। बच्ची की तेज़ आवाज़ अस्पताल में गूंज उठती है। अपमान और अजाब की कोख से आतंकवाद के विरुद्ध उठी यह तेज़ आवाज़ उम्मीदों, स्वप्नों और इरादों को जिंदा रखने वाली आवाज़ है। काश लेखिका का यह सपना साकार हो पाता। कश्मीर की जनता सुख शांति के वातावरण में चैन की सांस लेते हुए अपने सहज जीवन की लय प्राप्त कर पाती है। अगला प्रश्न है, अपने अपने कोणार्क की नायिका कुन्नी अंततः किससे विवाह करती है? सही उत्तर होगा डॉक्टर अनिरुद्ध से। अगला प्रश्न, इस प्रश्न से संबंधित तथ्य देख लेते हैं।
अपने अपने कोणार्क में कुन्नी नाम की एक ऐसी लड़की की कहानी है जो पेशे से शिक्षिका है, आधुनिक जीवन मूल्यों से अपरिचित नहीं है, किंतु पारंपरिक रक्षणशील संस्कृति की मर्यादा में कैद पर पुरुष से प्रेम को पाप समझती है। ढलती जवानी के दिनों में वह मन की चाह को रोक नहीं पाती और सिद्धार्थ नामक एक डिज़ाइनर को प्यार करने लगती है। सिद्धार्थ आगे पढ़ाई के लिए यूएसए जाता है। वहाँ से अपने एक मित्र के साथ इराक पहुँचता है। इराक में बहुराष्ट्रीय हमले में घायल होता है और अस्पताल में सेवा करने वाली एक नर्स से शादी कर लेता है। यह समाचार पाकर कुनी भीतर से टूट जाती है। अंततः प्रभा मौसी का प्रस्ताव मानकर वह 2 बच्चों के पिता विधुर डॉक्टर अनिरुद्ध से ब्याह कर लेती है। दोनों हनीमून के लिए पुरी और कोणार्क की यात्रा करते हैं। कुनी की इस अंतरंग गाथा के साथ लेखिका ने उड़ीसा की संस्कृति, धर्म, विश्वास, आदिवासियों की जीवन शैली तथा ऐतिहासिक भौगोलिक परिदृश्य के सघन चित्रण से उपन्यास का देशकाल गत समृद्धि प्रदान की है। सब मिलाकर नारी जीवन के अंतरंग संवेदन, प्यार और उजास से बना यह कोणार्क इस सच को उजागर करता रहेगा कि नारी जड़मूल्यों की पाषाण शिला नहीं, प्यार की नदी है, रजनीगंधा के फूलों की महक है और अंतरिक्ष की लहरों में गूंजती हुई बांसुरी की मधुर ध्वनि है। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता के उपन्यासों की मुख्य विशेषता उन्हें अन्य लेखिकाओं जैसे मृदुला गर्ग से कैसे अलग करती है? पहला है, वे केवल उच्च वर्ग के बारे में लिखती हैं। दूसरा है, वे मध्यवर्गीय मानसिकता के विश्लेषण में आर्थिक सामाजिक कारणों को भी जोड़ती है। तो दूसरा जो उत्तर है वो सही है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। चंद्रकांता को मृदुला गर्ग, राजी सेठ और मंजुल भगत की परंपरा में रखा गया है, किंतु देखा जाए तो वे इस परंपरा से थोड़ा अलग हैं। चंद्रकांता ने मध्यवर्गीय मानसिकता के विश्लेषण क्रम में आर्थिक सामाजिक कारणों को उपस्थित करके अपनी रचना भूमि को विस्तृत करने की चेष्टा की है। परंपरागत मूल्यों के प्रति उनकी दृष्टि भी अन्यों से भिन्न है। अगला प्रश्न है, यहाँ वितस्ता बहती है उपन्यास में किस आदर्शवादी नागरिक के जीवन को केंद्र में रखा गया है? ऑप्शन में है यूसुफ, सिद्धार्थ, राजनाथ कौल, डॉक्टर अनिरुद्ध। सही उत्तर होगा राजनाथ कौल। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यहाँ वितस्ता बहती है में एक शिक्षाविद और आदर्शवादी नागरिक राजनाथ कौल के जीवन को केंद्र में रखकर कश्मीर के उस गरिमा में जीवन प्रवाह को अंकित किया गया है जो परिवर्तन के क्रम में क्रमशः उन पारंपरिक जीवन मूल्यों से दूर हटता गया है जिनके आलोक से प्रेरणा लेकर हम भविष्य को भी महनीय बना सकते हैं। वर्तमान पीढ़ी की सोच और जीवन शैली पर टिप्पणी करते हुए लेखिका ने कहा है, पुरातन को एक बीमारी की तरह छोड़ने की पक्षधर और आस्था शब्द से बिदकने वाली पीढ़ी क्या पल भर रुककर सोचेगी कि कुछ रोशनियों से छनकर आती है और काल का अतिक्रमण करती है? यह टिप्पणी लेखिका की दृष्टि को स्पष्ट कर देती है। लेखिका ने इसी दृष्टि से कश्मीर के जीवन को देखा परखा है। अप्रतिम प्राकृतिक वैभव की छाया में वितस्ता की तरह प्रवाहमान कश्मीर के सुख दुखमय लोक जीवन के अनेक रंगों के सघन चित्रण ने उपन्यास को काव्यात्मक गरिमा प्रदान की है। अगला प्रश्न है, बाकी सब खैरियत है उपन्यास किस विषय पर आधारित है? सही उत्तर होगा संयुक्त परिवार के मूल्यों का उपभोगवादी संस्कृति के कारण विघटन। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। बाकी सब खैरियत है में लेखिका ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार एक संयुक्त परिवार में छोटा भाई विदेश जाकर आज की उपभोगवादी संस्कृति में इतना रंग जाता है कि सारे पारिवारिक मूल्यों को ताक पर रखकर अपने माँ बाप, भाई भाभी सभी से भावनात्मक स्तर पर अपने को अलग कर लेता है। अगली रचनाकार हैं कुसुम कुमार। इनके उपन्यास हैं हीरामन हाई स्कूल, प्रकाशन वर्ष 1989, पर्दाबाड़ी, प्रकाशन वर्ष 2000, पूर्वाद्वार, प्रकाशन वर्ष 2004, मीठी नींद, प्रकाशन वर्ष 2012। प्रश्न है, हीरामन हाई स्कूल उपन्यास की मुख्य पात्रा जुगनी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन है, वह अपनी सास की हर बात मान लेती है। ऑप्शन बी है, वह हार मानकर घर छोड़ती है। ऑप्शन सी है, उसके अदम्य जिजीविषा और स्वाभिमानी विद्रोह। ऑप्शन डी है, वह समाज सेवा के लिए विवाह नहीं करती है। सही उत्तर क्या होगा? उसकी अदम्य जिजीविषा और स्वाभिमानी विद्रोह। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हीरामन हाई स्कूल में एक विधवा, अकेली, असहाय स्त्री जुगनी के जीवन संघर्ष को मूर्त किया गया है। आज के समाज में 2 छोटी लड़कियां की माँ, अकेली प्रौढ़ विधवा का जीवन कितना असुरक्षित है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। विधवा जुगनी अपनी अदम्य जिजीविषा का परिचय देते हुए स्वेटर बुन कर अपनी 2 पुत्रियों को पाल पोस और पढ़ा लिखा कर बड़ा करती हैं। सास उसे अपने पिलपिले मंझले लड़के से बांधना चाहती है, किंतु स्वाभिमानी जुगनी विद्रोह करती है। वह अकेले रहकर अपनी मर्जी का जीवन व्यतीत करती है। वह एक छोटे से कस्बे में रहने वाली निम्न मध्यवर्गीय नारी का यह विद्रोह महत्व रखता है। यह दूसरी बात है कि यही जुगनी अपनी पारिवारिक सीमाओं को शिथिल नहीं होने देती है और पुत्रियों को अपने से बांध कर रखना चाहती हैं। सब मिलाकर इस उपन्यास में नारी को अपराजय जिजीविषा के प्रति पूरा विश्वास प्रकट किया गया है। अगला प्रश्न है, कुसुम कुमार के उपन्यास
पर्दाबाड़ी प्रकाशन वर्ष 2000 की चर्चा का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर होगा मानवीय प्रेम में गहन आस्था और जीवन को नया अर्थ देने की कोशिश की गई है पर्दाबाड़ी उपन्यास में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपका दूसरा उपन्यास पर्दाबाड़ी 2000 अपनी सम्यक जीवन दृष्टि, मानवीय प्रेम में गहन आस्था, लोक संस्कृति की सहज उद्रिक्ति और जीवन को पुनर्परिभाषित करते हुए उसे एक नया अर्थ देने की कोशिश के कारण विशेष चर्चित और प्रशंसित हुआ है। अगला प्रश्न है, पूर्वी द्वार उपन्यास में किन दो सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है? सही उत्तर होगा वृद्धों की दुर्दशा और बालिकाओं के जन्म को अभिशाप मानना। पूर्वी द्वार में एक सेकेंड, कुसुम कुमार पूर्वी द्वार, हाँ ठीक है। आपका तीसरा उपन्यास पूर्वी द्वार प्रकाशित हुआ है। इसमें लेखिका ने ऐसे दो परिवारों की कहानियां कही हैं जिनकी गृहिणियां अवसादग्रस्तता से पीड़ित है, उन्हें मनोचिकित्सा की आवश्यकता है। मेहरी बुधवारी का व्यक्तित्व जीवंत है, कैंसरग्रस्त रहते हुए भी वह निरंतर प्रसन्नचित रहती है। उसमें उपन्यास में वृद्धों की दुर्दशा तथा बालिकाओं की उत्पत्ति को अभिशाप मानने की प्रथा की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया। सब मिलाकर उपन्यास वर्तमान जीवन की त्रासदियों का ही इजहार करता है। हाँ, यहाँ जो हमने देखा है वो पूर्वी द्वार होगा, ठीक है। यहाँ पूर्वा द्वार हो गए हैं, तो यहाँ आप कर लेंगे पूर्वी द्वार, ठीक है। अगले रचनाकार हैं ममता कालिया। ममता कालिया के से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पारिवारिक जीवन परिधि से बाहर व्यापक सामाजिक संदर्भ को भी महत्व देती हैं। ममता कालिया का जो लेखन है वो पारिवारिक जीवन परिधि से बाहर व्यापक सामाजिक संदर्भ से जुड़ता है। अगर हम इनके उपन्यासों की बात करें तो बेघर इनका एक उपन्यास है, 1971 में प्रकाशन वर्ष है इनका। नरक दर नरक 1975 प्रकाशन वर्ष है। प्रेम कहानी 1980 प्रकाशन वर्ष है। साथी लड़कियाँ शायद एक साथ हैं, अलग अलग है। साथी अलग है, लड़कियाँ अलग हैं। लड़कियाँ जो है वो 1987 में प्रकाशन वर्ष है। एक पत्नी के नोट्स 1997 प्रकाशन वर्ष है। दौड़ 2000 प्रकाशन वर्ष है। अंधेरे का ताला 2009 प्रकाशन वर्ष है। दुखम सुखम 2009 प्रकाशन वर्ष है। सपनों की होम डिलीवरी 2016 प्रकाशन वर्ष है। कल्चर वल्चर 2017 प्रकाशन वर्ष है। आदि कई उपन्यास लिखकर आपने अच्छी ख्याति अर्जित की है। पहला प्रश्न है, ममता कालिया के उपन्यास बेघर जिसका प्रकाशन वर्ष 1971 है, इसका मुख्य संदेश क्या है? सही उत्तर होगा नारी की पवित्रता की कसौटी उसकी मानसिक एकात्मकता और समर्पण है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। बेघर में आपने संस्कारबद्ध पुरुष मन पर गहरी चोट की है। आपने ये दिखाना चाहा है कि नारी की पवित्रता की कसौटी उसकी मानसिक एकात्मता और समर्पण है, शारीरिक कुंवारापन नहीं। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में ममता कालिया ने आज की सामाजिक व्यवस्था को नरक के रूप में चित्रित किया है जहाँ ईमानदार युवक भटकने को मजबूर है? सही उत्तर होगा नरक दर नरक उपन्यास में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नरक दर नरक में आज की पूरी सामाजिक व्यवस्था को नरक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके चलते प्रतिभा संपन्न, श्रमशील और ईमानदार शिक्षित युवकों को आर्थिक असुरक्षा के दबाव को झेलते हुए इधर उधर भटकना पड़ता है और दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसके विपरीत समझौतावादियों और चापलूसों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती रहती है। प्रेम कहानी में आपने स्वेच्छा से किए गए प्रेम और सामाजिक स्वीकृति से किए गए विवाह को समानांतर रखकर दोनों की विडंबनाओं को उजागर किया है। अनुषांगिक रूप से इस उपन्यास में अस्पतालों में चलने वाली राजनीति और भ्रष्टाचार का भी पर्दाफाश हुआ है। लेखिका ने अस्पताल के कर्मचारियों की मानसिकता के विश्लेषण के साथ साथ उसके मूल में विद्यमान आर्थिक सामाजिक कारणों का भी विवेचन किया है। महिला लेखिकाएं स्त्री पुरुष संबंधों के चित्रण के सीमित दायरे से बाहर नहीं जा पाती हैं। ममता कालिया ने इस आरोप को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। अगला प्रश्न है, एक पत्नी के नोट्स उपन्यास के केंद्र में किन दो प्रमुख पात्रों का पारिवारिक जीवन है? सही उत्तर होगा कविता और संदीप का पारिवारिक जीवन है एक पत्नी के नोट्स में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास एक IAS अधिकारी संदीप और उसकी व्याख्याता पत्नी कविता की पारिवारिक जीवन स्थितियों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। पति आज भी सामंती संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाया है। वह पत्नी पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है। छोटी छोटी बातों पर वह उसे पीड़ित करता है। वह एक मुकम्मल जीवन जीना चाहती है जो किसी तरह संभव नहीं हो पाता। ऊब कर वह घर छोड़ देती है। संदीप चलती ट्रेन से मनाकर उसे वापस लाता है। उपन्यास का अंत कुछ नाटकीय हो गया है। इसके बावजूद संभ्रांत मध्यवर्गीय परिवारों के अंतर्विरोध को उजागर करने की दृष्टि से उपन्यास महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है दुखम सुखम उपन्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष 2010 है। उपन्यास की पृष्ठभूमि मुख्य रूप से किस शहर पर आधारित है? सही उत्तर होगा मथुरा। अगला प्रश्न है दुखम सुखम उपन्यास में किन 3 पीढ़ियों के बीच के समय और समाज की कथा कही गई है? सही उत्तर होगा लाला नथीमल, कवि मोहन और मनीषा। ये 3 पीढ़ी हैं, इनके बीच के समय और समाज की गाथा दुखम सुखम में दिखाई देती है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। दुखम सुखम 2010 प्रकाशन वर्ष है। ममता कालिया का मथुरा की 20वीं शताब्दी की पृष्ठभूमि में रचा गया उपन्यास है। इस उपन्यास के कथासूत्र दिल्ली, आगरा और मुंबई तक फैले हैं। इस उपन्यास के लेखिका ने स्वतंत्रता के संघर्ष, गांधी के प्रभाव, चरखा, खादी, स्वदेशी से भरा आत्मबल, देश विभाजन की त्रासदी और आज़ादी के बाद का परिदृश्य, इन सब को कथा की आंतरिकता में शामिल किया है। कवि मोहन के माध्यम से लेखिका ने नए जीवन मूल्यों की तलाश में व्यक्त ऐसे व्यक्ति की कहानी प्रस्तुत की है जिसका संसार डिग्री कॉलेज, साहित्य और रेडियो स्टेशन तक फैला है। लीला, भगवती, इंदु प्रतिमा, मनीषा और सर्वोपरिवादी के जीवन संघर्ष के माध्यम से उपन्यास का ताना बाना बुना गया है। लेखिका ने बेहद संवेदनशीलता के साथ उसके द्वंद्वों, वयःसंधि के अनुभवों और वैचारिकता में होने वाले परिवर्तनों को व्यक्त किया है। ब्रजभाषा की मिठास, टीस और अर्थव्याप्ति का सबसे अधिक सार्थक उपयोग इस उपन्यास में हुआ है। जीवन की विपुल आपाधापी में अस्तित्व के बहुतेरे प्रश्नों की गूंज और उत्तरों की आहट इस उपन्यास में सुनाई पड़ती है। ममता कालिया का उपन्यास दुखम सुखम दादी विद्यावती और पौत्री मनीषा के मध्य समाहित सक्रिय समय और समाज की अनूठी गाथा है। इस आख्यान में 3 पीढ़ियों की सहभागिता है। मथुरा में रहने वाले लाला नथीमल और उनकी पत्नी विद्यावती से यह आख्यान आरंभ होता है। दूसरी पीढ़ी है लीला, भग्गो, कवि मोहन और कवि की पत्नी इंदु। कवि इंदु की 2 बेटियां प्रतिभा और मनीषा तीसरी पीढ़ी का यथार्थ है। लेखिका ने मथुरा की पृष्ठभूमि में इस उपन्यास की रचना की है। साथ इसके कथासूत्र दिल्ली, आगरा और मुंबई तक फैले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है ममता कालिया के किस उपन्यास में शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त उथल पुथल और कॉलेज की राजनीति का दस्तावेजी चित्रण किया गया है? सही उत्तर क्या होगा इसका? अंधेरे का ताला उपन्यास में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अंधेरे का ताला प्रकाशन वर्ष 2009 में कॉलेज की अध्यापिकाओं, छात्राओं और अन्य कर्मचारियों के जीवन को चित्रित किया गया है। निराला की प्रसिद्ध कविता की पंक्ति को केंद्र में रखकर लेखिका ने अंधेरे का ताला खोलने वालों की असलियत को अपने व्यंग विनोद शैली में उकेरा है। शिक्षा का क्षेत्र किस तरह की उथल पुथल का शिकार है, इसका एक दस्तावेजी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। स्वातंत्रोत्तर भारत के शिक्षित, संघर्षरत और परिवर्तनशील समाज का सजीव चित्र इस उपन्यास में अपने बहुरंगी आयामों में चित्रित हुआ है। अगला प्रश्न है कल्चर वल्चर प्रकाशन वर्ष 2017 उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर होगा साहित्य और सांस्कृतिक संस्थाओं का गिरता स्तर और व्यवसायीकरण। अगला प्रश्न है कला, साहित्य, संस्कृति आज सरोकार न रहकर कारोबार बनते जा रहे हैं। यह विचार ममता कालिया ने किस उपन्यास की भूमिका में व्यक्त किया है? सही उत्तर होगा कल्चर वल्चर की भूमिका में व्यक्त किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कल्चर वल्चर 2017 में प्रकाशन इसका हुआ है। इसकी भूमिका में ममता कालिया ने लिखा है कला, साहित्य, संस्कृति आज सरोकार न रहकर कारोबार बनते जा रहे हैं। उसके प्रबंध कारोबारी, इनके हाथों में संस्कृति विकृति बन रही है और साहित्य वाहित्य। उपन्यास में लेखिका ने साहित्यकार और साहित्यिक संस्थाओं की पतन गाथा को विशिष्ट में प्रस्तुत किया है। समाज को दिशा देने का दायित्व निर्वहन करने वाली संस्थाएं आज किस कदर दिशाहीन होकर निजी महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ रही हैं, उसका वर्णन इस उपन्यास में किया है। अगले रचनाकार हैं कुसुम अंचल। कुसुम अंचल हैं या अंसल हैं? पुस्तक में अंसल लिखा हुआ है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अंचल है या अंसल है। इनका जन्म वर्ष है 1940। इनके उपन्यास हैं उदास आंखें प्रकाशन वर्ष 1975, नींव का पत्थर प्रकाशन वर्ष 1976, उसकी पंचवटी प्रकाशन वर्ष 1976, पुस्तक प्रकाशन वर्ष 1979, अपनी अपनी यात्रा 1885 अपनी अपनी यात्रा 1885 लिखा है। मुझे लगता है मिसप्रिंट हुआ होगा, 1985 होना चाहिए। 1800 में जन्म ही नहीं हुआ है तो, है ना, ये होना चाहिए 1985। पुस्तक में भी मिसप्रिंट है। एक और पंचवटी 1985, रेखाकृति 1989,
तापसी 2003, खामोशी की गूंज 2010, परछाइयों का समय संसार 2017। पहला प्रश्न है, कुसुमांचल अंचल के उपन्यासों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? सही उत्तर क्या होगा? उदास आंखें। ठीक है, कुसुमांचल के विषय में इतना ही है, मतलब इतनी ही जानकारी दी गई है। अगले रचनाकार हैं पद्मा सचदेव। सचदेव ही है, ठीक है, सचदेवा नहीं है, कहीं कहीं मैंने सचदेवा देखा था। अब ना बनेगी देहरी पहला इनका है उपन्यास, 1995 प्रकाशन वर्ष है। नौशी 1995 प्रकाशन वर्ष है। भटको नहीं धनंजय 1999 प्रकाशन वर्ष है। जम्मू जो कभी शहर था 2003 प्रकाशन वर्ष। पहला प्रश्न है, पद्मा सचदेव के उपन्यास जम्मू जो कभी शहर था का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सही उत्तर क्या होगा? 2003। अगले रचनाकार हैं मेहरुनिशा परवेज। पद्मा सचदेव के विषय में भी थोड़ी ही जानकारी थी, जितनी थी वो दे दिया मैंने, आप लोगों के सामने रख दिया। ठीक है, तो मेहरुनिशा परवेज के उपन्यासों को अगर हम देखें तो आंखों की दहलीज प्रकाशन वर्ष 1969, उसका घर 1972, कोरजा 1977, अकेला पलाश 1981, समरांगन 2002 और पानसंग 2005। ठीक है, पहला प्रश्न है, मेहरुनिशा परवेज के उपन्यासों का केंद्रीय विषय क्या है? सही उत्तर होगा निम्न मध्य वर्गीय नारी जीवन की त्रासदी और विवशता। अगला प्रश्न है, मेहरुनिशा परवेज के अनुसार आज के समय में भी नारी की स्थिति में क्या बदलाव आया है? सही उत्तर क्या होगा? वह विद्रोह करती हैं और खुद को व्यक्त करती हो, पर अभी भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपके उपन्यासों में यानी मेहरुनिशा परवेज के उपन्यासों का केंद्रीय विषय निम्न मध्यवर्गीय नारी जीवन की त्रासदी और प्रेम विवाह, तलाक, पतियों का निकम्मापन, अवैध संबंध, सास का अत्याचार, सौतेली माँ का अत्याचार, परित्यक्ता नारी का अकेलापन, जीने के लिए अवांछित स्थितियों का स्वीकार तथा अन्य अनेक संदर्भों में नारी जीवन की विवशता के अत्यंत मार्मिक चित्र मेहरुनिशा परवेज ने अंकित किए हैं। अनादिकाल से नारी शोषण का शिकार रही है, आज भी उसकी नियति में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। आज वह अपने को व्यक्त कर लेती है, कभी कभी विद्रोह भी करती है, किंतु अभी भी उसकी निष्कृति का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है। वह दूसरों को छाया, शीतलता और ऊष्मा देती है, किंतु वह स्वयं मजबूर, असहाय और विवश होकर जीने के लिए अभिशप्त है। मेहरुनिशा परवेज ने नारी के इसी अभिशप्त जीवन को रेखांकित किया है। अगले रचनाकार हैं चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल जी के उपन्यासों को अगर हम देखें तो एक ज़मीन अपनी 1990 प्रकाशन वर्ष है। आवा 1999 प्रकाशन वर्ष है। गिलीगुडू 2002 प्रकाशन वर्ष है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा प्रकाशन वर्ष 2016 है इसका। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा पूरा उपन्यास का नाम है। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष 2016 है। नकटोरा 2022 प्रकाशन वर्ष है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आज की व्यावसायिक उपभोगवादी संस्कृति में नारी के शोषण की नई नई स्थितियां उभरने लगी है। चित्रा मुद्गल ने विज्ञापन जगत में होने वाले नारी शोषण को सार्थक औपन्यासिक परिणति देकर एक सफल उपन्यास लेखिका के रूप में अपने को स्थापित कर दिया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी प्रश्न देख लेते हैं उपन्यासों से। चित्रा मुद्गल के उपन्यास एक ज़मीन अपनी प्रकाशन वर्ष 1990 में किस क्षेत्र में होने वाले नारी शोषण का पर्दाफाश किया गया है? सही उत्तर होगा विज्ञापन जगत, यानी संचार माध्यम भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक ज़मीन अपनी की पात्रा नीता अंततः आत्महत्या क्यों कर लेती है? सही उत्तर होगा नृत्य के शोषण यानी मानसिक और शारीरिक शोषण से ऊब कर आत्महत्या कर लेती है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। एक ज़मीन अपनी प्रकाशन वर्ष 1990 उनका चर्चित उपन्यास है। ऑब्जर्वेशन एडवर्टाइजिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिस्टर मैथ्यू अंकिता जैसी प्रतिभा संपन्न कॉपीराइटर को सिर्फ इसलिए अपने हाथ से निकाल देते हैं कि वह पार्टियों में उनके क्लाइंट्स द्वारा की गई अश्लील हरकतों को बर्दाश्त नहीं करती हैं। इसके विपरीत नीता हर तरह के समझौते करके उसी कंपनी में उसकी जगह नियुक्ति पा लेती है, लेकिन इसका मूल्य उसे देना पड़ता है। नीति के शोषण से ऊब कर अंत में वह आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार पूरे उपन्यास में स्त्री शोषण के संबंध में चार माध्यमों की भोगवादी दृष्टि का पर्दाफाश किया गया है। अगला प्रश्न है, आवा उपन्यास मुख्य रूप से किस शहर और किस संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखा गया है? आवा का प्रकाशन वर्ष 1999 है। सही उत्तर होगा मुंबई के मजदूर संगठन यानी
ट्रेड यूनियन के जीवन संघर्ष को इसमें दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, आवा की नायिका नमिता का अपनी सौतेली माँ किशोरी बाई के पास लौटना किस बात का संकेत देता है? सही उत्तर होगा संघर्ष की मूल नैतिक भूमि की ओर वापसी का। संबंधित प्रश्न है, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। यह पंक्तियां चित्रा मुद्गल के किस उपन्यास के अंत में उद्धृत है? सही उत्तर होगा आवा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद लगभग 544 पृष्ठों में समाप्त होने वाला आपका दूसरा उपन्यास आवा 1999 में प्रकाशित हुआ है। यह उपन्यास बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उपन्यास में दो बातें उभर कर सामने आई। एक तो यह है कि कभी वर्गहीन समाज रचने के महान उद्देश्य को सामने रखकर संघर्ष करने वाली ट्रेड यूनियन ने आज स्वयं सत्ताकांक्षियों की कठपुतली बन गई है और उनका संघर्ष लक्ष्य भ्रष्ट हो चुका है। दूसरी यह है कि समाज का कोई वर्ग क्यों ना हो, आज भी सर्वत्र पुरुष प्रधान समाज में नारी ही उत्पीड़ित होने के लिए आवश्यकता है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने मानवीय संवेदना को कुंठित कर दिया है और सब कुछ बिकाऊ माल बन गया है। खरीद फरोख्त के रास्ते इतनी तिलस्मी हो गए हैं कि एक बार उनमें फंस जाने के बाद मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है। मजदूरों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले पक्षाघात से पीड़ित पांडे जी की अत्यंत संवेदनशील पुत्री कथानायिका नमिता को यह समझाया जाता है कि मत भूलो, औरत के अस्तित्व का तिलिस्म उसकी देह से ही उपजता है। और तो और मजदूर आंदोलन के शिखर पुरुष अनीता के पिता तुल्य अन्ना साहब की यौनकुंठा भी उसके शरीर से फूटती हुई आम्रबौर की बुलाने वाली मादक महक से ही उद्दीप्त होती है। प्रश्न उठता है कि आवा की आग की तरह झुलसाने वाली आज की इस मानवीय नियति का विकल्प क्या है? नमिता का मोहभंग और उसका अपनी सौतेली माँ किशोरी बाई के पास लौटना दिखाकर कथालेखिका ने एक विकल्प की ओर संकेत किया है। किशोरी बाई एक मजदूर माँ भी है। उसके पास लौटने का अर्थ है संघर्ष की मूल नैतिक भूमि की ओर वापसी। उपन्यास के अंत में उद्धृत पाश की यह पंक्ति, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता, भी इसी दिशा की ओर संकेत कर रही है। तो आवा उपन्यास में पाश की ये जो पंक्ति है, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता, ये पंक्ति पाश की है। और किस उपन्यास में है यह पंक्ति उद्धृत? आवा उपन्यास में। आवा उपन्यास है चित्रा मुद्गल का। ठीक है। अगला प्रश्न है, गिलीगुडू जिसका प्रकाशन वर्ष 2002 है, उपन्यास में समाज की किस ज्वलंत समस्या को चित्रित किया गया है? ऑप्शन में है, सही उत्तर हो जाएगा बुजुर्गों की घोर उपेक्षा और अवमानना। सही तथ्य देख लेते। आपका तीसरा उपन्यास गिलीगुडू 2002 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें आज की युवा पीढ़ी द्वारा अपने बुजुर्गों की घोर उपेक्षा और अवमानना का बड़ा ही मार्मिक और सजीव चित्रण किया गया है। आज के भरे पूरे परिवार में भी बुजुर्गों की स्थिति परिवार के पालतू कुत्तों से भी बदतर है। महानगरों के शिक्षित मध्यवर्गीय परिवारों का समकालीन जीवन किस सीमा तक यांत्रिक, आत्मकेंद्रित और अमानवीय हो गया है, यह उपन्यास इसका जीवंत दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, पोस्टबॉक्स नंबर 203 नालासोपारा 2016 प्रकाशन वर्ष है। उपन्यास किस पात्रा या पात्र के माध्यम से समाज की क्रूर मानसिकता का विरोध करता है? सही उत्तर होगा विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ बिमली। संबंधित तथ्य है, आपका चौथा उपन्यास पोस्टबॉक्स नंबर 203 नालासोपारा 2016 प्रकाशन वर्ष। यह उपन्यास विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ बिमली के बहाने हमारे समाज में लंबे समय से चली आ रही उस मानसिकता का विरोध है जो मनुष्य को मनुष्य समझने से बसती रही है। महज शारीरिक कमी के चलते किसी इंसान को असामाजिक बना देने की क्रूर विडंबना है। अगला प्रश्न है, चित्रा मुद्गल के अनुसार ट्रेड यूनियनों की वर्तमान स्थिति क्या हो गई है? सही उत्तर होगा वे सत्ताकांक्षियों की कठपुतली बनकर लक्ष्य भ्रष्ट हो चुकी है। अगली रचनाकार हैं सूर्यबाला से संबंधित प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।